आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक कोई नई बात नहीं है, जो पहले भी होते थे, लेकिन उस टाइम पे जो एज थी ना वो 50+ थी। आज अगर हम कुछ सालों का अगर हम डाटा देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 40 साल से कम के लोगों की भी हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, और कुछ केसेस में तो जस्ट 20 साल एज होती है और हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और उनमें से कुछ लोगों की डेथ जिम में एक्सरसाइज करते दौरान हुई है, जिसकी वजह से इस बात को बहुत हाइप मिली है कि जिम में एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। लोग वर्कआउट करते हैं शरीर को फिट रखने के लिए। ट्रेडमिल पर दौड़ना या चलना कार्डियो एक्सरसाइज की श्रेणी में आता है, यानी कि ये किया ही दिल को स्वस्थ रखने के लिए जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रेडमिल पर लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है? तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है, या फिर ये ऐसे ही बात बन गई है? क्योंकि जिम के रिलेटेड ना बहुत से मिथ हैं, जैसे कि जिम में एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है, और ऐसे और भी बहुत से मिथ हैं। तो क्या ये भी वैसा ही है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ लोगों को जिम में एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करना ही बंद कर देना है, क्योंकि एक्सरसाइज ना करना उससे भी बड़ा रिस्क है हार्ट अटैक का। आइए इस वीडियो में सिंपल भाषा में समझते हैं कि बेसिकली हार्ट अटैक है क्या, और जिम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, पहले तो हम उसको समझते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स से आगे ऑक्सीजन को लेके जाने का जो काम होता है वो हमारे ब्लड का होता है। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है सबसे पहले हार्ट के पास, हमारे दिल के पास, क्योंकि हमारे हार्ट का ही काम होता है ब्लड को पूरे ऑर्गन्स, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाने का। तो जब ब्लड सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है तो ऑर्गन्स क्या करते हैं कि उनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ले लेते हैं, और बाकी जो होता है वो ब्लड वापस भेज देते हैं। और ब्लड जो है वापस पहुंचता है हार्ट के पास, और हार्ट के थ्रू होते हुए फिर वापस जाता है लंग्स के पास। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अब गड़बड़ कहां पे होती है, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझो कि जैसे आपके घर पे एक टैंकी है और नल लगा हुआ है। टैंकी से पानी नल तक आने के लिए कैसे आता है पानी? हमने पूरे घर पे पाइपलाइन बिछाई होती है, पाइपों से होते हुए पानी नल तक पहुंचता है। तो जो नल है वो अपने ऑर्गन्स आप समझ लो, और जो टैंकी है आपकी जहां से पानी आता है वो आपके लंग्स हैं। पाइप्स के थ्रू पानी पहुंचता है नल तक। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी पाइप्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू ब्लड पहुंचता है ऑर्गन्स तक। लेकिन गड़बड़ कब होती है? अब अगर जो पानी आपकी टैंकी से आ रहा है, अगर वो जिन पाइप्स के थ्रू आ रहा है, अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? अगर ब्लॉकेज हो जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। जिस तरह की ब्लॉकेज होगी, अगर तो कम ब्लॉकेज होगी तो पानी आना कम हो जाएगा, अगर पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी तो पानी बिल्कुल ही आना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो पाइपलाइन बिछी हुई है उनमें अगर कोई पाइप ब्लॉक हो जाती है तो वहां से हमारे ब्लड सर्कुलर होना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। अब अगर किसी ऑर्गन की पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। हम हाथ हिला रहे हैं, चलते फिरते हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच रही है तभी हम वो काम कर पा रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हो, और वहां पे बैठे बैठे आप जब उठते हो तो आपको लगता है कि यार आपकी एक टांग काम नहीं कर रही थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद वो थोड़ी देर आप रहते हो वैसे, उसके बाद वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। तो टेम्परेरी वो एक नस होती है जो दब जाती है, जिसकी थ्रू ब्लड सर्कुलर नहीं हो पाता और वो आपकी टांगों तक नहीं पहुंच पाता। आप खड़े हो गए तो ब्लड फिर से सर्कुलर होना शुरू हो गया, तो फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ब्लॉकेज होगी तो उसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, तो उस टाइम पे जब तक वो ब्लॉकेज नहीं खत्म होगी तब तक हमारा वो ऑर्गन सही से काम नहीं करता। अब अगर किसी ऑर्गन के पास सही से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही जो हमारा हार्ट है वो भी तो एक ऑर्गन है ना। अगर हार्ट को जाने वाली पाइपलाइन ही अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि वही तो सब जगह पे ब्लड भेज रहा था, अगर वही ब्लॉक हो गया तो पूरी बॉडी को सप्लाई ही जाना बंद हो जाएगा और हार्ट खुद काम करना बंद कर देगा। और जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक।
अब ये ब्लॉकेज बनती क्यों है? अब इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेना, मोटापा होना, ठीक है, ये जो रीजंस होते हैं इसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल का यूज करना, स्मोकिंग ज्यादा करना, तो ये भी एक कारण होता है। शुगर, डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक बड़ा कारण होता है ब्लॉकेज होने का। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री होगी, एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आपको इस वाले पार्ट से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस चीज को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आपने इधर वाला पार्ट अच्छे से मैनेज किया हुआ है ना, तो ये कभी एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर इधर गड़बड़ है तो ये वाली चीज अगर आपको विरासत में मिली है तो वो ज्यादा गड़बड़ कर सकती है। तो लेकिन इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको सही रखते हो तो ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री वाला फैक्टर हो चाहे ना हो। अगर यहां पे अगर कोई मैनेज नहीं करके रखेगा तो उसको गड़बड़ होगी ही होगी। अब एज वाले फैक्टर में अगर हम बात करें तो एज में क्या होता है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी फिजिकल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम उसको थोड़ा आगे धकेल सकते हैं। जैसे जो प्रॉब्लम्स आज हम देखते हैं 40 की उम्र में, 50 की उम्र में लोगों को हुई है, अगर हम अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करके रखें, तो हम उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा आगे धकेल सकते हैं। जैसे जो 40-50 की एज में दिक्कतें हो रही हैं वो कहीं आगे जाके होंगी, इतनी कम एज में नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि जिम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक इंसान है जिसकी एज 30 से 35 साल है, उसने अब तक कभी एक्सरसाइज नहीं करी, कोई एक्टिविटी नहीं करी, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल उसने अभी तक जिया है। उसने अब तक अच्छे से पिज्जा, बर्गर सब कुछ पेला हुआ है, स्मोकिंग खूब करी हुई है, अल्कोहल खूब लिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा कुछ उसने अच्छे से किया हुआ है, पेट यहां तक निकला हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब भाई साहब के माइंड में एक मोटिवेशन जाग गया है कि मुझे अब फिट होना है, हेल्दी होना है। कोई भी रीजन हो सकता है, डॉक्टर ने बोल दिया या कुछ भी, तो उसके बाद उसने क्या किया कि अब जिम जाना शुरू कर दिया। जिम जाके बंदा सबसे पहले जाके ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि भैया आज ही सब कुछ करना है, ठीक है, जो 30 साल में 35 साल में उसने जो काम खराब किया है ना, उसको वो एक दिन में ठीक करके जाएगा। तो उसने ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना शुरू किया, ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भैया बस कर, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मुझे करना है और भगाना है और भागना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा उसके साथ, बॉडी के ऊपर एकदम से प्रेशर आ गया, ठीक है, सभी ऑर्गन्स को काम मिल गया बहुत सारा। जिन ऑर्गन्स को उसने अच्छे से कभी काम करवाया नहीं उसके ऊपर इतना लोड डाल दिया कि बहुत सारा काम करना है उन्होंने, ठीक है। एक तो ओवर हो गया वो चीज, ऑर्गन्स के ऊपर अचानक से काम आ गया। दूसरा, जो उसने पिज्जा बर्गर पेले थे, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, ये सब कुछ उसने लिया हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट के पास या हार्ट को जाती जो सप्लाई है वहां पे अगर ब्लॉकेज हुई है, तो जब इमरजेंसी में इतनी ऑक्सीजन की उसको जरूरत पड़ेगी वो वहां से ऑक्सीजन जा पाएगी? जब रास्ते में ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, इतनी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी। और जब इतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी जितनी ऑक्सीजन आगे ऑर्गन्स और उसके हार्ट उसको डिमांड कर रहा है, तो उसके बाद और क्या होगा? हार्ट अटैक ही होगा। तो इसलिए जब भी आपको जिम शुरू करनी है तो पहले तो अपनी कंडीशन को समझो कि आपकी कंडीशन क्या है। सीधा ही गाड़ी को 5वें गियर में भगाने की कोशिश नहीं करनी है। अब तक आपने कभी गाड़ी को चलाया नहीं, आप सीधा ही 5वें गियर में भगाओगे तो उसका नुकसान ही होगा, ठीक है। नई गाड़ी को तो बोलते हैं कि भैया पहले आप 60 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाओगे, ठीक है, कोई 1000 किलोमीटर तक बोलते हैं कि इतना ही चलाना है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ाओ। तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, तो इसको भी उसी तरीके से लो, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ। अगर आप सीधा ही कहोगे कि आप मुझे सब कुछ फोड़ देना है तो वो आपको हार्म ही करेगा, किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। अब अगर किसी के साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप अभी तक बहुत अनहेल्दी तरीके से फूड खाते आए हो, अनहेल्दी तरीके से, या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, तो पहले तो एक चेकअप करा लो पूरी बॉडी का। डॉक्टर से सलाह ले लो कि अभी आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हो, किस लेवल पे आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहले डॉक्टर से सलाह लेके फिर जिम के अंदर आओ। उसके बाद ना कुछ ओवर करने की कोशिश नहीं करनी है, लिमिट से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपनी बॉडी से काम लो। धीरे धीरे वो लेवल अप होता जाएगा। सीधा ही यहां से यहां छाल मारने की कोशिश नहीं करनी है। एक एक स्टेप चढ़ोगे तो आपकी बॉडी उसको हैंडल कर पाएगी। सीधा यहां से यहां जाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी क्रैश भी हो सकती है। इसके बाद
एक्सरसाइज करते दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी अननेसेसरी अगर आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, या फिर आपकी ब्रेथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा सांस फूल रही है, तो इमीडिएटली अपनी एक्सरसाइज को, अपनी एक्टिविटी को वहां पे रोक दीजिए। और हमेशा एक्सरसाइज करते दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखो, ठीक है, पानी पीते रहो, ठीक है, एक्सरसाइज करते दौरान भी और पूरे दिन में भी, ठीक है। और इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दो। एक अच्छा डाइट प्लान चूज करो, लेकिन उन डाइट प्लान से दूर रहो जो बोलते हैं कि 10 दिन में 10 केजी कम करना है, ठीक है। ऐसे फालतू के डाइट प्लान से दूर रहना है और अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। किसी भी तरह के एनाबॉलिक ड्रग्स वगैरह नहीं लेने। कुछ लोग लेते हैं, ठीक है, जिनका कंपटीशन वगैरह होता है ना, वो लेते हैं और प्रॉपर गाइडलाइन होती है उनके पास, प्रॉपर सारा उनको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे जो कर रहे हैं, उनका कंपटीशन है, उनको करना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अपनी डेली लाइफ में अगर आप हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो इन ड्रग्स से आपको दूर ही रहना है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ लोग वे प्रोटीन, कैरेटीन को उन ड्रग्स के साथ जोड़ देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वे प्रोटीन हो गया, ये सब नेचुरल है, और एनाबॉलिक ड्रग्स वगैरह हो गए, ये अलग चीज है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये वाला पार्ट आप ले सकते हो, इस वाले पार्ट को आपको इग्नोर करना है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिम जाना नहीं छोड़ना है, एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना है, हमें सिर्फ सही तरीके से एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कुछ भी ओवर नहीं करना है, ठीक है। तो किन चीजों से दूर रहना है, किन चीजों के पास रहना है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और एक दोस्त को आगे शेयर भी कर देना। मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।